Assalamu alaikum everyone and thank you for joining me again. आप लोग मुसलसल मुझे हर हफ्ते ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई थिंक आप लोगों का ज्वाइन करना और आपका अटेंड करना मेरे सेशन दैट कीप्स मी गोइंग. मुझे लगता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है. सो शुक्रिया ज्वाइन करने का अगेन. आज के प्रोग्राम के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो मैं करने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मी, बट इसलिए क्योंकि जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरे हिसाब से वो एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज के लिए. वो लोग हमारे जैसे जो माइग्रेट करके आते हैं और इस मुल्क को अपना घर बनाते हैं, उनके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए. हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अली सरफराज से. अब अगर आप उनको प्रोफेशनली देखें तो उन्होंने प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ऑस्ट्रेलिया में अपने एज अ डॉक्टर और हेल्थ सेक्टर में. बट बियॉन्ड दैट एज वेल उन्होंने एज अ कम्युनिटी मेंबर, एक प्रोएक्टिव ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी मेंबर, एज अ प्रोएक्टिव पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी मेंबर, और सबसे बढ़ के बहुत ही प्रोएक्टिव मुस्लिम ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी मेंबर के तौर पे उनकी कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ ये कि बेतहाशा हैं, बल्कि वो एक्नॉलेज भी की गई हैं एट द हाईएस्ट लेवल, और वो मैं आपसे शेयर करता हूं. जैसे 2003 में उनको क्वीन की तरफ से सेंटेनरी अवार्ड मिला जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कम्युनिटी के लिए किया थ्रू आउट हिज स्टे. उसके अलावा 2008 में वो नॉमिनेट हुए ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के लिए. अगेन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है तभी उनको नॉमिनेशन मिली है, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है. इसके अलावा वो एक बहुत ही वोकल और बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और कश्मीर के कॉज के लिए, और उन्होंने सिखों के साथ मिलकर भी बहुत सारा काम किया है. इस चीज के अलावा कि अगर उन्होंने सिर्फ अपने प्रोफेशन में और अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया हो, तो फाइनेंशियली भी उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं. और उनमें जो सबसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो मुझे याद है अभी वो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी में विटलम सेंटर में जो रीडिंग रूम है उसके लिए उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया और जिसको एक्नॉलेज भी किया गया. अगर आप कुछ पास्ट में चले जाएं तो बॉनी रिक में जो टर्किश मॉस्क है उसके लिए जो लैंड लिया गया उसमें डॉक्टर अली ने मेजर रोल प्ले किया और इनफैक्ट लीडिंग रोल प्ले किया वो लैंड एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पर मॉस्क बनी. और फिर लेटर ऑन ना सिर्फ ये, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी लैंड गवर्नमेंट से लेके दिया, और वो किस्सा भी हम सुनेंगे उनसे कि उसका पाकिस्तानियों ने क्या किया उस लैंड का. इसके अलावा डॉक्टर अली जो हैं वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, एक्स चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन के, मेंबर रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया मुस्लिम रेफरेंस ग्रुप के, और भी बेतहाशा गवर्नमेंट बॉडीज जहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रही है, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन रही है, पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे वो फेडरल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर, उन सब के साथ उन्होंने काम किया है और मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की वॉइस को उन तक पहुंचाया है. सो आई एम श्योर आप इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे, और खास तौर पे अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं वो सारे पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया को अपना घर कहते हैं उनको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा डॉक्टर अली से. सो लेट मी इनवाइट हिम. मिलते हैं डॉक्टर अली से. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है जी, अल्लाह के फजल से परफेक्ट. सो डॉक्टर अली, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ पास्ट में ले जाऊं, पीछे से सफर शुरू करें जब आप ऑस्ट्रेलिया आए. मेरा पहला सवाल ये है, और मैं हर उस पाकिस्तानी से जो ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाता है मैं उससे ये जानना चाहता हूं कि वो कब ऑस्ट्रेलिया आया और कैसे आया और क्यों आया. तो यही मेरा आपसे सवाल है कि आप कब आए ऑस्ट्रेलिया,
कैसे आए और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आपने चुना? जी, मैं 1971 में आया था। मैंने जब पास किया था तो दुनिया देखने की ख्वाहिश थी, तो मैंने इंग्लैंड अप्लाई किया, फिर मैंने अफ्रीका अप्लाई किया, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया। जी। सरप्राइजिंगली जब मैं ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, मैं उस वक़्त ढाका में था। तो अच्छा। मुझे मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी कहता है, जी क्या नाम है, आप, मुझे चेक करना है कि आपका मेडिकल कॉलेज जो है रिकॉग्नाइज नहीं है, आप एक लेटर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन को भी लिख दें और 6 माह अच्छा। लगेंगे, उसके अंदर आपको मतलब आपको पता लग जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट। 6 माह ठीक गुजर है। गए तो मैंने, मुझे कुछ पता नहीं लगा, तो मैंने फर्स्ट सेक्रेटरी को फ़ोन किया, मैंने कहा 6 माह। वो कहता है, ओह सॉरी, योर कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक मैं है। चुप हो गया, मैंने कहा, लेकिन मैंने एक लेटर भी लिख दिया था ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन को, जब उसने कहा था। और कुछ हफ्ते के बाद उसका जवाब आ गया, जब उसने ना कर दी कि भाई मैं, हमारा कॉलेज जो रिकॉग्नाइज है। फिर मैंने फिर उसे कहा, मैंने कहा यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसने जल्दी से हम्म। मेडिकल के लिए भेज दिया। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया का मैंने उधर एक सफीर थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वहां मैं उनको मिलने गया था। उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब सब इक्वल है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मेरे भाई उससे पहले कुछ, मेरे ख्याल में 1960 में ही केम हियर ऑन ए कोलंबो प्लान। उन्होंने अच्छा। सारा ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो, ही वाज ए साइंटिस्ट बॉटनिस्ट, तो उन्होंने सारा ऑस्ट्रेलिया जो था, उनको एक छोटा सा चार्टर जहाज मिला हुआ था। और जब उन्होंने खत्म किया तो उन्होंने ऑफर की कि तुम इधर ठहर जाओ और हम तुम्हें मतलब सपोर्ट करेंगे, तुम्हें हम मकान भी देंगे। उन दिनों में उनको बड़ी जरूरत थी, तो चूंकि वो स्कॉलरशिप पे थे तो इसलिए वो रह नहीं सके, तो फिर वो अच्छा। चले गए। उन्होंने भी बड़ी बड़ी तारीफ की थी कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा कंट्री है। फिर मेरा एक रिलेटिव था, वो भी इधर आ गया था, उसने भी बड़ी तारीफ की। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ आने के बाद मुझे इंग्लैंड से भी आ गया कि भाई इधर आ जाओ। यूरोप, फिर मुझे अफ्रीका से भी कॉल आ गई। फिर मेरे साथ, मैं पहले मेरी फेयरफील्ड हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, वहाँ एक पोलिश डॉक्टर था। उसने कहा कि भाई दिस इज अ गुड कंट्री, बड़ा पीसफुल है, बाकी कंट्री में पीस नहीं है। तो मैंने फिर यहीं रहने का इरादा किया, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। सो ये पोलिश डॉक्टर आपको जब आप यहाँ आ गए तो यहाँ पे मिला था, जो आपकी पहली? जी, जो हमारे साथ काम करता था हॉस्पिटल में। अच्छा, सही। चले, गुड फॉर अस कि आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया। और हमें, हम लोग और हमारे हमारे आने वाली जनरेशन्स आपके कंट्रीब्यूशन और आपके काम का बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपने मुझे कहा 1971 में, तो उससे रिलेटेड मेरे जी जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले ये जी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपका भी जैसे हम जब बड़े हुए तो दो ही ऑप्शन थे, या प्री इंजीनियरिंग कर लो या प्री मेडिकल कर लो, और बस फिर आप मेडिसिन में चले जाओ, और यही दो सक्सेस फैक्टर समझे जाते हैं वहां पे। आई डोंट नो अब क्या हाल जी है, जी। लेकिन जब मैं इंटर में था तो ऐसा ही। तो क्या आपने इसी वजह से मेडिसिन लिया, या कोई और रीजन था मेडिसिन की तरफ आने का? मेरी रीजन था, मैं छोटा ही था, तो मेरी वालदा बीमार हुई थी। अच्छा। तो मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तो मैं साइकिल पे, एक डॉक्टर नजदीक ही रहते थे, बुजुर्ग थे, दाढ़ी दूढ़ी थी सबके, बड़ा। मैंने, रात का वक्त था, मैंने उनका नॉक किया दरवाजे पे, तो उन्होंने, दरवाजा किसी ने खोला, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया उस वक्त। अच्छा। तो फिर मुझे ये ख्वाहिश चली कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मतलब इंसानियत की खिदमत करूंगा। वाह, गुड। और फिर आपने तो जब आप
आप डॉक्टर बने उसके बाद, सो आपने अपना जो मेडिकल किया वो बांग्लादेश से किया, जो मैंने आपने वहां से डिग्री किया अपनी जी, क्वालिफिकेशन की ईस्ट पाकिस्तान जी। ईस्ट पाकिस्तान से। सो वो, और ये 70s 90 71 का टाइम है। हमने तो बहुत सारी चीजें किताबों में पढ़ी हैं, पर आपने एक्सपीरियंस की हैं। सो आप कुछ हमसे शेयर करेंगे वो कैसा टाइम था, स्पेशली जब आप ढाका में ईस्ट पाकिस्तान में थे? क्या चल रहा था वहां पे? लोकल्स की क्या सोच थी? क्या सिचुएशन थी? मैं जब गया था उस वक्त तो हालात बड़े अच्छे थे शुरू में, मतलब और इतने अच्छे थे, जब रमजान आता था तो मैं देखता था हमारा हॉस्टल बंद हो जाता था बिल्कुल। हर अच्छा। आदमी ने तकरीबन छोटी छोटी दाढ़ी रखी होती थी और मस्जिद में जाते थे, और क्या नाम है, बड़े अच्छे बड़े पक्के मुसलमान थे। एक बात थी वहाँ हर ये लड़की लड़की। डॉक्टर साहब, हम ये किस साल की बात कर रहे हैं? जब आपने शुरू किया तो कौन सा साल था? जी जी, मैंने गया था जी तकरीबन 65 था तकरीबन, हाँ 65। जी। तो हालात बड़े अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो भी हुआ, क्या नाम है, अनफॉर्चुनेटली वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन था जिसको मिलिट्री सॉल्यूशन बना दिया गया। तो हम्म। मैं 65 की वार जो थी मैं उधर ही था। तो जब अच्छा। जहाज उठते थे पाकिस्तान के तो ये लोग तालियां बजाते थे, और हमारे साथ ही बल्कि एक बंगाली था जिसका एक जो पॉलिटिकल फैमिली से था, वो भी पढ़, वो मैंने बंगाली सीख ली थी काफी। तो अच्छा। एक दिन बैठा हुआ था, उसका ख्याल था कि मुझे बंगाली नहीं आती, वो अपने दूसरे बंगाली डॉक्टरों से बात कर रहा था कि वो देखो वहां आर्मी जा रही थी बॉर्डर की तरफ, तो जो पंजाबी आर्मी थे वो तो नारे लगा रहे, बड़े खुश थे, और जो बंगाली थे वो थोड़े से डरे हुए। तो वो तो मतलब क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा वो मार्शल रेस है, काफी जंगें लड़ चुके थे, उनकी तो मेरे ख्याल में तकरीबन पहली जंग थी। तो लेकिन बड़ी, और हमारे साथ हिंदू काफी थे, तो हर आदमी के ऊपर नजर रखता था। अच्छा। तो लेकिन मेरे ख्याल में, और वहाँ किसी जमाने में जनरल आजम खान भी था, गया था, उसकी बड़ी हम्म। तारीफ करते थे। और लेकिन इसके बाद एक दफा हुआ ये था कि, क्या नाम है, इन्होंने जो इलेक्शन के फॉर्म थे ना, वो इंग्लिश में और उर्दू में किए थे। तो बंगाली चाहते अच्छा। थे कि बंगाली में भी किए जाए, लेकिन ये नहीं माने, हमारा खर्चा बढ़ा है। तो इसके माशाल्लाह। ऊपर उन्होंने फिर राइटिंग शुरू कर दी, और राइटिंग इतनी बड़ी कि मैं एक्चुअली, हम ढाका मेडिकल कॉलेज के सामने से रिक्शा लेते थे, साइकिल रिक्शा होता था, वो लेते थे, टका उनकी करेंसी थी। तो वो हम्म। तकरीबन मेरे ख्याल में 5 टका या 6 टका लेते थे जहां मैंने जाना था। उस दिन उसने डबल कीमत बताई। तो अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो होता था, मैंने कहा अच्छा मैं दूसरी जगह से जाकर लेता हूँ। और मैं हॉस्पिटल के अंदर से ही जब निकला तो कैजुअलिटी में देखा बड़ा रश था, तो मैं चला गया उधर। उधर एक आदमी को पेट में स्टैब किया हुआ था। तो मैंने हम्म। पूछा भाई, वो मुझे बताने लगा मैं तो लाहौर से कल ही आया हूँ, और मुझे स्टैब कर दिया गया है। अब इतनी देर में वो एक बंगाली डॉक्टर था, वो भी आ गया, मुझे कहता है डॉक्टर सरफराज, वो बड़ा रूडली कहता है कि इधर यू वर्क हियर और यू गो अवे। अब मैं या किसी बंगाली को ट्रीट करता तो वो भी, मतलब है, मैंने कहा था जब किसी उसको ट्रीट करता तब भी ठीक नहीं था। तो मैंने प्रेफर यही किया हालात देख के कि उधर से चला जाऊं, और मैं एक वार्ड में चला गया क्योंकि वो सेफ थी। मैंने वहां
कंटोनमेंट को कहते थे कर्मीटोला। मैंने उधर फोन किया, मेरे एल्डर ब्रदर भी उधर पोस्टेड थे। मैंने कहा भाई मैं कंटोनमेंट में आना चाहता हूँ, हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी मार कुटाई शुरू हो गई थी, स्टैब्स और इंजरीज, एम्बुलेंस। तो मैंने कहा भाई, थोड़ी देर के बाद मैं जब वार्ड में था तो बड़े भारी बूटों की आवाज आ गई। मुझे अंदाजा हो गया ये आर्मी का। मैंने टिप किया तो मिलिट्री पुलिस थी, वो सीधे इमरजेंसी में गए। मैं भी इनको फॉलो किया। कहते हैं हमारे भाई, हमारा जो कर्नल साहब का भाई है उसको किसी ने मारा। तो वो देखने लगे। मैंने कहा नहीं, मारा मुरा किसी नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे जीप में बिठाया और ले गए, और आई स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल। इसके बाद क्या नाम है, मेरे ख्याल में हालात फिर बिगड़ते ही चले गए। और फिर तो ऐसा था, हम तो लकी थे कि मतलब है कि मैं थोड़े से टाइम से, मेरे दो जो कजन नेफ्यू थे वो तो क्या नाम है आर्मी में थे, वो प्रिजनर ऑफ वॉर बने। अच्छा। तो हाँ, मेरे ख्याल में हमने थोड़ा सा को टैकल ठीक से नहीं किया उनको, वरना वो बड़े पैट्रियाटिक थे। हम लोग थोड़ी सी गलती थी हमारी, और इसमें कुछ बिल्कुल, मैं यही थोड़ी सी सोच वो रहा हूँ कि 6 साल में जी 65 से 75 में हमने कहानी जो है वो लॉस्ट कर दी, 71 तक। जी जी। लेकिन वो यही कहते थे कि अगर आजम खान आज भी आ जाए तो हम उसको अपना हेड बनाने के लिए तैयार हैं। आजम खान ने अच्छा। वहां बहुत काम किया था। ही फॉरगॉट ही वाज इज्जत। वो कभी लेबरर काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिलके उनके साथ, यू नो, दे वर द टाइप ऑफ पीपल। उन्होंने, वो ख्याल करते थे कि ये जो पंजाबी लोग हैं, ये क्या नाम है, हमारा हमको लूट रहे हैं। और वहां सेइंग ये थी कि अगर एक सांप है और एक पंजाबी है तो आप पंजाबी को मारो, सांप को छोड़ दो। इतनी हेटरेट फैल चुकी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यही था हमारा, क्या नाम है वो, जनरल तिक्का खान, ये जो भी थे, कि उन्होंने सही से टैकल नहीं किया इसको। और गलतियां हमारे साथ हुई हैं मेरे ख्याल में कुछ, लेसन टू लर्न। आई होप कि हम सीख जाएं इस लेसन, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एक पॉलिटिकल इशू था और उसको हमने मिलिटरीली सॉल्व करने की कोशिश की, और डंडे के जोर पे हर चीज चलाने की कोशिश की, तो उसका हल बहुत ही बुरा निकला। और मैं इस वक्त बैठ के सोच रहा हूँ कि वो कॉस्ट के अगर वो प्रिंटिंग कर देते बंगाली में उस इलेक्शन फॉर्म की, वो ज्यादा कॉस्ट थी, या पूरा आधा मुल्क गवा दिया वो ज्यादा कॉस्ट थी। बस लेकिन यही खैर। था मेरे मन में सेल्फ। मुझे इतना पता है कि अगर किसी लड़के ने बंगाली लड़की के साथ शादी की थी, तो वो जा रहे थे रिक्शे में, तो उसको रोका गया और लड़के से कहा गया, लड़का बंगाली बोलता था क्योंकि वो उधर काफी हैं वो बिहारी उर्दू स्पीकिंग लोग। तो उसने बंगाली बोली, फिर उनको अखबार दिखाया गया बंगाली का, अखबार नहीं पढ़ सका तो दे स्टैब्ड हिम। और उसकी लड़की को बोला हम तुम्हारी और शादी कर दे। इस तरह के भी वाकयात हुए थे। तो बिल्कुल। ये है कि मतलब है, जब नफरत नहीं, फैल यही जाए। सैड स्टोरी है डॉक्टर साहब के, जब एक दफा रेशियल हेट्रेड या लसानी ये तजाद फैल जाए ना किसी भी कौम के अंदर, तासुब, तो फिर वो जाता नहीं है। और ये इतना बड़ा जहर है कि ये बड़ी बड़ी कौमों को खा जाता है। सो ये पहले भी पूरी एक मुस्लिम उम्मा को खा चुका है और खाता ही चला जा रहा है। एक दफा कर्फ्यू लगा हुआ था और बंगालियों ने, इन्होंने तोड़ना था कर्फ्यू। तो इनका ख्याल था अगर हम बच्चों को आगे रखेंगे और पीछे प्रोटेस्ट करेंगे तो आर्मी गोली नहीं चलाएगी। लेकिन हुआ ये, को मेरे ख्याल में 32 चिल्ड्रन थे, उनको आगे और पीछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्मी ने गोली चला दी और वो शहीद। इसके बाद तो फिर मौलाना बशानी थे एक, वो उन्होंने स्पीच की
कहते हैं तुम गरीब लोग हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फिर पाकड़ से माचिस की डिब्बी निकाली, कहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारे पास माचिस की तीली है, आगन जालो। और फिर आगे लगनी शुरू हो गई सारे। फायर ब्रिगेड आया, उसको भी जला दिया। वाह। तो इट वाज हॉरिबल। चलो। पीआईए का जहाज आ- लैंड करने के लिए आया, उसको लैंड नहीं कर। हाँ जी। वाह। और आपने ये सारी चीजें वहां पे, आप वहां थे और आप ये देख रहे थे। हमने तो चूंकि चीजों में, खबरों में पढ़ा है, हाँ, लेकिन आई होप, मैं समझता हूँ कि अ, पुरानी हकीकतों को भी याद करना चाहिए और उससे सबक सीखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी कौम अपनी गलतियां दोबारा दोहराती रहे तो फिर उसको उठने का कभी मौका मिलता नहीं है, वो वहीं के वहीं स्टक रहते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे बताया था कि जी आपने मेडिकल इसलिए लिया क्योंकि आपकी वालदा बीमार थी और वो डॉक्टर साहब नहीं आए। जी तो जब आप जी। एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर बन गए तो क्या आपको टाइम मिला पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने का? जी मैंने कोई 1 साल काम किया था। अच्छा। तो लेकिन मेरे काम की नीयत ऐसी थी, मुझे शुरू में एक गांव था, वहां तैनात कर दिया गया, नारोवाल के पास। अच्छा। तो वहां ये था कि अगर तो मैं किसी गरीब के घर गया हूँ, तो उसके अंदर देख के, हालात देख के मेरा दिल नहीं करता था इसको चार्ज कर। और अगर कोई अमीर है तो वो चाहता था मुझसे काम ले ले। तो इस तरह के हालात थे। एक दफा मुझे याद है, एक आदमी जो डेड हो गया था, लड़ाई में लड़ाई हुई थी और उसको मारा गया, वो ही डाइड। उसको ले आए मेरे पास, कहते हैं जी आप सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें, हम आपको इतने पैसे देंगे कि उस आदमी ने इसे मारा है। तो अच्छा। मैंने कहा भी देखो, अगर तो उसने मारा होता तो फिर तो उसको दिक्कत बनती थी। जब मार मुझे पता ही नहीं है तो मैं, और क्योंकि अगर डॉक्टर जो बयान मरीज मरते वक्त देता है, वो हम्म। बिल्कुल मजिस्ट्रेट के बराबर होता है। तो मैंने अच्छा, कहा वो भाई आपसे कहे वो थे कि आप बेचारा ये कहें फांसी। कि मरीज ने ये बयान दिया है, आपको बताया मरते वक्त कि जी उस बंदे ने मुझे मारा है। हाँ हाँ, वाह। और उसके इतने पैसे आपको देंगे हम लोग। अब मतलब उनकी दुश्मनी थी मेरे ख्याल में किसी को, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अगर मुझे पता होता, शायद कुछ सेंस बनती थी, तो उसने मारा है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि उसने मारा है, तो मैं क्यों खाम पर ये चीज बिल्कुल। करूं। उसकी चार पे उठा के ले गए। इस तरह के वाकयात बड़े होते थे। सो क्या ये फैक्टर भी बना आपका इवेंचुअली 1 साल के बाद ये डिसाइड करने में कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ? जी मैंने फिर मेरे ख्याल में वालिद साहब को कहा कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो वो कहते थे नहीं, अभी तो मैंने एक्सपीरियंस ज्यादा किया, तो इसलिए ठीक नहीं है, अभी तुम और जॉब, गवर्नमेंट जॉब करो। अच्छा। उस वक्त कोई मेरे ख्याल में जंग के हालात भी हो रहे थे, तो मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो उस वक्त डॉक्टरों को रोक रहे थे। मेरे जितने क्लास फेलो थे वो सारे उनको जबरदस्ती आर्मी में ले गए थे। मैंने जब ढाका में था, तो हमारी वार्ड में एक पासपोर्ट ऑफिसर दाखिल हुआ था। हम्म। तो वो मैं उसकी टेक केयर करता था, तो उसने मुझे पासपोर्ट बना दिया, और पासपोर्ट के ऊपर मैंने स्टूडेंट रखाया, प्रोफेशन। और उसकी वजह से मैं आई कुड गेट आउट फ्रॉम द कंट्री। अच्छा। तो अगर उस पर डॉक्टर लिखा होता तो वो आपको जाने नहीं देते। नहीं। नाइस। अच्छा, मैं मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पे कभी ऐसा वक्त भी आया था कि लोगों को बेस्ड ऑन प्रोफेशन वो रोक लेते थे। क्योंकि आज का पाकिस्तान तो ऐसा है कि वो कहते हैं अगर जी आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा शऊर है आपको, और आप कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने ओन पे, तो बेहतर है आप चले ही जाएं। क्योंकि पीछे तो इधर लूले लूले लंगड़े और अंधे और काने बहरे रह जाएं पीछे, तो वही बेहतर है। और हमारे जैसे लोग निकल जाएं तो ये सूट करता है सिस्टम को वहां पे। सो फिर जब हाँ, आप मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे। ब्रेन ड्रेन हो गया है। जी जी जी। जी
वो तो ब्रेन ड्रेन ऐसा हुआ है कि वहां ब्रेन शायद बचा ही नहीं है कुछ। अम, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और यहाँ आए तो यहाँ पे कितना अरसा आपने प्रैक्टिस की, कहाँ प्रैक्टिस की, कौन कौन से एरियाज में? तो यहाँ की स्टोरी शेयर करें मैं जब कि जब यहाँ पहुंचे। मैं जब यहाँ आया था तो पाकिस्तान से सिर्फ 20 पाउंड ले जाने अलाउड थे। तो वाह। मैं हांगकांग के रास्ते आया, जो मैंने वहां खर्च कर दिया। तो लकीली, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से अप्लाई करता था यहाँ के लिए तो मुझे जॉब नेगेटिव देते थे। तो मुझे डर था कि कहीं मुझे जॉब ना मिले, तो मैंने रिजाइन नहीं किया था। जब मैं गवर्नमेंट जॉब थी, मैं रिजाइन नहीं करके, तो मैंने ठीक। कहा पहले मेरी जॉब पक्की हो जाए, फिर मैं आते। या मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे क्या नाम है काफी हेल्प की। फिर मैं यहाँ किसी के साथ शेयर कर लिया मैंने अकोमोडेशन। और मुझे दूसरे तीसरे दिन मुझे फेफिल हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी। अच्छा। और जब मैं गया तो मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रशियन थी, कहने लगी, डॉक्टर साफराज, कैन यू ईट एवरीथिंग? मैंने कहा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन ईट। कैन यू डू योर लॉन्ड्री योरसेल्फ? मैंने कहा ये क्या मतलब है सर? कहती है, मैं इसलिए आज करती हूँ कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर पहले आया था, वो कहता था मुझे फलाना फलाना खाना चाहिए, मैं हम्म। लॉन्ड्री भी मुझे करके दो, तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तो मैंने कभी क्या नाम है आई इजी। तो वो फिर मैंने कहा 2 साल काम किया, लेकिन 2 साल भी इतना काम था कि 3 दिन हमको ड्यूटी पर रखते थे। और रात की जो वेजेस हैं वो नहीं देते थे, वो वॉलेंट्री था। और उन दिनों अच्छा। में 150 डॉलर्स पे थी, एक हर वीक देते थे। लेकिन उन दिनों में ब्रेड भी इतनी सस्ती थी मेरा, और फिर भी हाफ जो पे थी वो बच जाती थी उन सो दिनों में। 150 पर वीक? थी ये डॉक्टर्स की सैलरी थी? सैलरी। अच्छा, अब तो डॉक्टर शायद एक अपॉइंटमेंट में ही 150 बना लेता है। क्योंकि वो हम मतलब इंटर्न, इसको इंटर्न ही कहते थे या रेजिडेंट डॉक्टर, लेकिन हमको इतना यूज करते थे वो। अब मेरी ड्यूटी फर्ज किया मंडे को शुरू हुई है, तो मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, वेंसडे मॉर्निंग, फिर मतलब जाके फिर मुझे वेंसडे नाइट और अगले दिन छुट्टी मिलती थी। और ऐसा लगता हम्म। था जैसे कि ट्रक आपकी बॉडी से गुजर गया। ओहो। तो 2 साल मतलब है हमने इस तरह का काम किया था। तो इसके बाद मतलब है वहाँ जो भी मरीज आता था, मैं उससे पूछता था तुम कहाँ रहते हो, तो वो कैब्रामेटा का नाम लेते थे। तो मैंने कहा भाई इधर ही कैब्रामेटा ही प्रैक्टिस करता। उधर ही फिर मैंने शुरू कर दी प्रैक्टिस। तो अच्छा। पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे अफोर्ड करूंगा रेंट। फिर एक प्रैक्टिस का। फार्मासिस्ट था, उसने कहा भाई मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे से। मैंने कहा चूंकि मुझे जो जगह थी मेरी सेकंड फ्लोर पे थी, अब वो मतलब है रेंट के लिए मुझे पहले तो उसने कुछ दे दिया, फिर उसने मतलब है कि रिफ्यूज कर दिया देने। मैंने कहा भी तुम तो वादा कहते हो भाई मुझे मरीज नहीं इतने आते। मैंने हम्म। एक बैरिस्टर से बात की, वो कहता है दिस वाज इलीगल, अगर तुम उससे पैसे भी लेते तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर मैंने रात को मैंने वुलंगोंग में रेडियो डॉक्टर सर्विस शुरू कर दी। अच्छा। ये ड्यूटी ऐसी होती थी कि आपको एक शोफर मिलता था, और आपको तकरीबन कॉल आती थी, घर में जाना होता था, तो आप चार्ज करते थे, उसमें से कुछ पैसे उनको और कुछ पैसे डॉक्टर को मिलते थे। और अच्छा। रात में उधर ड्यूटी करता था, तो सुबह आके मैं सर्जरी करता था ताकि वो क्लिनिक का रेंट जो है वो दे सकूं। तो
मतलब है फिर बाद में एक जगह शॉप थी जो ग्राउंड फ्लोर पे थी, उसने मुझे कहा भी अगर तो मैं ग्राउंड फ्लोर, दैट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड, क्योंकि एल्डरली लोग नहीं आते थे, बच्चे नहीं आते थे, तो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग बिजी। सो लेकिन ये उस वक्त ये वही कैब्रामाटा में ही आपने जगह ली ग्राउंड फ्लोर पे? जी। सही। तो मेरे और डॉक्टर ख्याल साहब, में इस वक्त तक शादी हो गई थी या अभी तक आप बैचलर्स थे? नहीं, शादी तो हो गई थी जी। अच्छा, ठीक। सो आपने 2 साल फेयरफील्ड किया और उसके बाद मुसलसल कैब्रामाटा में अपनी प्रैक्टिस रन की। मैं प्रैक्टिस करता रहा। फिर जब मैं कैब्रामाटा प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ मेनली वियतनामीज कम्युनिटी स्टार्ट जी। कमिंग, और दूसरे लोग बेच के वहां से मूव होना शुरू हो गए। अब मुझे भी क्या नाम है, मैंने दुकान खरीदी थी, काफी मुझे लोगों ने कहा कि भाई बेच दो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने बेचने क्या। फिर वहाँ कैब्रामाटा के हालात खराब होने शुरू हो गए, ड्रग इतनी आ गई इधर कि मेरे मरीज 2-3 दफा गए, किसी का पर्स स्नैच हो गया, किसी को कुछ हो गया, लोग डर के मारे आने नहीं लगे। अब मैंने फिर फोन किया, वहाँ एक पार्लियामेंटेरियन था ट्रिपोडी, स्टेट मेंबर, मेरे घर भी आया करता था। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा मिस्टर ट्रिपोडी कि मैं मीडिया, आई एम गोइंग ऑन द मीडिया। वो कहता है आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी न्यूज। अब फिर वो क्या हुआ, पुलिस ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हम आप तुम्हारी सर्जरी यूज करना चाहते हैं, वी विल कम इन द प्लेन क्लोथ्स, और हम शीशे से बाहर देखेंगे और वी कैन अरेस्ट पर्सन अगर इस तरह को। मैंने अच्छा। उनको जगह दे दी। अब एक दफा क्या किया उन्होंने, बाहर कोई डील हो रही थी ड्रग की, उन्होंने जंप करके मेरी सर्दी से बाहर अरेस्ट कर लिया। अच्छा। मैंने मैंने उनको कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द प्लेस। मैंने कहा ये तो कोई आग लगा देगा, कोई पत्थर फेंक देगा। हम्म। उसके बाद वो थोड़े से अपसेट हो गए। एक दफा कोई ड्रंक आ गया, उसने मेरी सेक्रेटरी को तंग करना शुरू कर दिया। मैंने पुलिस को फोन किया तो जवाब आया कि हम वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प, कि वाह, ये तो डॉक्टर जो है पाकिस्तानी हमें। पुलिस सिस्टम लग रहा है। और मैंने स्टेट मेंबर थी उन दिनों में रीबा, उसको फोन किया। वो कहती है डॉक्टर सरफराज गिव मी हिज नेम। मैंने कहा आई डोंट वांट हिम टू बी सैड। कहती है नहीं, अगर तुमने मुझे बताया ये तो प्लीज टेल मी। मैंने फिर किसी आदमी को पीछे भेजा उसके, उसने जाके पूछा डॉक्टर सरफराज तुम्हारा नाम जानना चाहता है। हम्म। वो पुलिस वाला मेरे सर्जरी में ही आ गया, कहता है जी ये मेरा टैग है, चाहे आई डोंट केयर, आप मेरी कंप्लेन कर दें, ये है वो है। मैंने कुछ नहीं कहा, फलाना ढींगा। मैंने कहा दैट्स एनफ। तो बहरहाल मेरे कल में मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी कंप्लेन वगैरह नहीं करने में कुछ, लेकिन ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें जगह नहीं दी। तो इसके बाद हम्म। मुझे पता चला कि पार्लियामेंट्री कमीशन बैठा है, एक वहाँ क्लब है अच्छा। डिगर्स, तो मैं वहाँ चला गया। रेन रेन हो रही थी, मैंने रेन कोट पहना हुआ था, वो तस्वीर जो मैंने आपको भेजी है। जी। वहाँ चाइनीज सारे काम वियतनामी थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी ड्रग्स। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने फिर बोला, मैंने कहा मैं इस एरिया में ये काम करता हूँ। मैंने कहा एक दिन मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस कोई ड्रग वो तंग कर रहा था सेक्रेटरी को, तो पुलिस वाला आया 000 पे, तो कहता है डॉक्टर दिस इज अ शिट एरिया, यू बेटर मूव फ्रॉम हियर। अब वो सुन रहे थे,
अब मुझे नहीं पता वहां मीडिया भी था। मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ नहीं आते डर के मारे, मेरे मरीज जो हैं वो आना डर गए हैं। मैंने कहा ना जुडिशरी कुछ एक्शन लेती है, ना पुलिस लेती है, ना पार्लियामेंटेरियन एक्शन लेती है। अब उन्होंने सुना, मैं तो स्पीच करके बाहर आ गया तो मेरे पीछे मीडिया आ गया। अगले दिन वहां ये चाइनीज हेडर में मेरी फ्रंट पेज पे फोटो, और मीडिया हर रोज मेरे सर्जरी के सामने होता था। मुझे फोन किया गया, घर भी नहीं पहुंचा था, कि डॉक्टर सरफराज डोंट गिव एनी योर स्टोरी टू एनीबॉडी, वी विल पे यू। अच्छा, और ये फोन कहाँ से मैंने आया कहा था? भाई, पुलिस की तरफ से था क्या, मीडिया पॉलिटिशियंस की तरफ? मीडिया से, मीडिया, मीडिया अच्छा, से, क्या आप एक्सक्लूसिव हमें मीडिया सेल वांटेड। करें स्टोरी? हाँ, उसके बाद तो एक दिन पुलिस आ गई मेरे पास। ही वाज सम फ्रॉम, क्या नाम है, ब्लैक टाउन एरिया से। अच्छा। तो कहता है डॉक्टर सरफराज, क्योंकि मैं रात को 7 बजे खत्म करता था, कहता है कि यू हैव टू कैरी अलार्म इन योर हैंड, यू हैव टू मेक श्योर यू गो दिस वे दैट वे। कुछ मतलब सिक्योरिटी का मामला था। हम्म। मैंने मैंने कहा बेस्ट थिंग है कि मैं क्लिनिक कैब्रामेटा दिन को ही रखूं और आफ्टरनून को मैं कसूला शिफ्ट कर लूं। सही। तो वो मैंने फिर उधर शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या नाम है, मेरे ख्याल में वो काफी थी जगह पार्क, एक दिन रात को आग लग गई उधर। अब मुझे नहीं पता कि क्या नाम है, क्या हुआ। बहरहाल फिर मैं रिलोकेट किया घर में, तो वहां से कुछ देर जो प्रैक्टिस आपकी की, फिर जो मैंने, प्रैक्टिस थी उस पे आग लग गई? जी जी जी। अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, एक नई जगह, फिर मैं घर शिफ्ट कर लिया। घर से मरीज देखता था, फिर मैं एक जगह खरीदी, वहां से प्रैक्टिस करता रहा। तो ये मेरी हाल था, क्या नाम है, यहाँ की ये तो प्रैक्टिस आपकी का। बहुत ही हैपनिंग लाइफ रही आपकी, इसका मतलब है। और मैं अभी, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो आई थिंक आपने मुझे उसका अच्छा जो है वो कनेक्शन दे दिया। कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो मेडिसिन वाली साइड है और प्रैक्टिस है वो तो है ही है, लेकिन ये कम्युनिटी सर्विस की तरफ आप कैसे आए और किस तरह इन्वॉल्व हुए? तो क्या ये जो मीडिया एक्सपोजर था यही आपको दोबारा आगे ले आया कम्युनिटी सर्विस की तरफ, या उससे पहले भी आपकी कोई और इन्वॉल्वमेंट चल रही थी? पहले मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करनी थी, तो आपको पता है ना, मेरे पास कोई मरीज था, जीरो से मैंने शुरू की थी। लोग प्रैक्टिस खरीदते हैं, मैंने वो नहीं काम की। अच्छा। मेरे पास ना कोई मरीज था, ना कोई था, ना मैं। तो वो मेरी एक थी। तो एक दिन मैं, क्या नाम है, मुझे एक मरीज आया मेरे पास, तो मुझे कहने लगा डॉक्टर सरफराज, तुम पब में जाओ, वहां तुम्हें मरीज मिलेंगे। वो पब भी पास थी। अब मैंने क्या किया, वहां पब में गया, और वाकई मैंने कुछ मरीज मेरे वहां से बन गए। और एक जो सही। था वो पॉलिटिशियन भी था। उसने मुझे कहा कि मेरी मतलब टेंडेंसी तो थी कि आई शुड, मतलब है कि कुछ पॉलिटिक्स की तरफ। वो मुझे एक फंक्शन में ले गया, उनका जो पहला फंक्शन था। अच्छा। उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कुछ पॉलिटिशियन से। उसके बाद क्या नाम है, वो दिन और ये दिन, फिर क्या नाम है, तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन जो थे, दे स्टार्टेड नोइंग मी। और क्या नाम है, बल्कि इंटरेस्टिंगली, मैं जब कैब्रामेटा में था, तो एक दिन, क्या नाम है, जॉन न्यूमन जो था, वो मेरा मरीज था। अच्छा। आपको पता होगा कि उसको कत्ल कर दिया गया था।
जी जी जी। वो एक वियतनामी था, उसने कत्ल किया था, जो कि उसके मुकाबले में मतलब राइवल था। हम्म। और जॉन न्यूमैन मेरे पास, मेरे ख्याल में जब वो कत्ल हुआ उससे एक हफ्ता पहले आया था मेरे पास, तो कहता है मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। मैंने कहा क्या हो गया है? कहता है इफ आई गेट हिट आई डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, आई विल कॉल अच्छा। यू। ये ब्लैक बेल्टेड कराटे वाला एमपी, पहली दफा देखा मैंने उसके चेहरे पर फियर था। हम्म। तो क्या नाम है, मैंने उसे अपना मोबाइल दिया। मैंने कहा क्या बात है, वही बात। कहता है एक एक जो पर्सन था, कम्युनिटी थी, उसके नाम लिया। फिर मैंने उसका भी नाम लिया जो उसके राइवल था, क्योंकि एक हम्म। दफा मैं सर्जरी से बाहर निकला था, तो मैंने उसके साथ हाथ मिलाया तो जॉन न्यूमैन उधर खड़ा था, कहता है डोंट शेक हैंड अली, ही इज माय एनिमी, डोंट शेक हैंड विद हिम। मैं बड़ा अच्छा। एम्बैरेस हुआ, क्योंकि जब इलेक्शन था तो फांगनो उसका नाम था, वो मेरे पास आया, कहता है मैंने अपना पोस्टर तुम्हारी सर्जरी में लगाना है लोग वोटिंग के लिए। मैंने कहा हम्म। ठीक है। फिर मेरी सेक्रेटरी कहने लगी, और फिर जॉन न्यूमैन ने भी लगाया हुआ उधर। मेरी सेक्रेटरी कहने लगी कि कोई बाद में ईंट फेंकेगा और तोड़ देगा तुम्हारा शीशा। उस अच्छा। मैं भी डर गया, मैंने तो, क्योंकि वो क्या नाम है, शॉप ग्लास जो था वो तो क्या नाम है इजी टू ब्रेक। तो मैंने फिर वो फांगनों का जो था वो मैंने उतार दिया और जॉन न्यूमैन का रहने दिया। एक दिन एक चाइनीज औरत आई, वो कहती है कि कहना जॉन न्यूमैन का मुझे पोस्टर जो है मैं अपने घर लगाना चाहती हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो उसकी, वो अपने घर लगा ले। कुछ दिनों बाद वो आई, बड़ी डरी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है somebody threw the bullet through the poster, narrowly missing my son। वाह। तो मैंने कहा मैंने जॉन न्यूमैन को बताया किसी ने फायर किया है तुम्हारे पोस्टर पे। बड़ा हंसा, कहता है दे कैन फायर ऑन माय पोस्टर नॉट ऑन मी। और अच्छा। देखो बेचारा वो, रात को मुझे मेरे ख्याल में तकरीबन 1 बजा था, मुझे फेडरल मेंबर ने फोन किया, मैं सोया हुआ था, कि किसी ने उसको शूट कर दिया है ड्राइव। हम्म। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। एक उसने भी मुझे वो जो पार्लियामेंट्री अवार्ड है उसने मुझे दिया था मरने से पहले। मैं आपके अवार्ड्स की तरफ अभी आऊंगा। उससे पहले मुझे जी। आपसे पूछना है कि आप एक्स प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान एसोसिएशन के, और फिर उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन के, तो ये थोड़ा सफर शेयर करें हमसे, क्योंकि अब तो हम देखते हैं अपने आसपास इतनी सारी एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के नाम से। इतने तो पाकिस्तानी नहीं है यहाँ पे, जितनी एसोसिएशन है समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है और क्या कर रहा है। तो आप जरा हमसे शेयर करें ये सफर कैसा था, और कौन लोग थे, क्या करते थे, क्या एक्टिविटीज थी। मैं मैं तकरीबन मेरे घर में 1995 में, मैं उस वक्त ये इतनी एसोसिएशन मशरूम नहीं हुई थी। अच्छा। ये तो अब हुई है, जाती है मशरूम नहीं है, उग जाती हैं वो। बिल्कुल हर तो जगह वीड्स की तरह। उन दिनों में एक ही थी यही पाकिस्तान एसोसिएशन, सो फार आई रिमेम्बर। तो फिर मुझे उन्होंने ये जिम्मेवारी दे दी, और फिर क्या नाम है, जब ये जिम्मेवारी दी उन्होंने, तो मैंने उस वक्त उन दिनों में एक टर्कश मास्क होती थी, कैंडी वेल कैब्रामेटा, वो एक घर में थी। और जैसे हम मतलब है मोस्टली टर्कश या मुसलमान जो भी कह दें, जब वो नमाज पढ़ने आते थे तो कारें पार कर लेते थे ड्राइव में। और लोग जो थे लोकल वो खानदान, उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। काउंसिल ने उनको कहा भाई तुम पार्किंग प्रोवाइड करो। मैंने उनको कहा भी कि तुम काउंसिल को अप्लाई करके तो इसको रिकॉग्नाइज करा लो, लेकिन दे हम्म। डिडंट केयर।
तो फिर उन्होंने पार्किंग के लिए एक और मकान खरीदा, दैट वाज नॉट अनफ। फिर एक और खरीदा, उनके पास 3 मकान थे, एंड दैट अच्छा। वाज नॉट अनफ। उन्होंने कहा कि भाई तुम मस्जिद को बंद करो। उन्होंने बंद करने से इनकार कर दिया। दे टुक हिम टू द एनवायरनमेंट कोर्ट। अच्छा। उनको उन दिनों में $40,000 फाइन हुआ। उन दिनों में मेरा एक मरीज था, वो मेयर था फील्ड काउंसिल का। उसने कहा डॉक्टर सरफराज, इनको थोड़ी सी अकल दो कि थोड़े से एरिया जो परे है वहां मूव करें, इनको ज्यादा जगह की जरूरत है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो खत लिखा उन दिनों में मिनिस्टरों को। और एक दिन मैं क्लिनिक से बाहर निकला तो जॉन न्यूमैन भी था और उसके साथ फेफील्ड का मेयर भी था। उसने मेयर को कहा, ओ निक ग्राइनर आ रहा है, हैव यू इनवाइटेड डॉक्टर सरफराज? उसने कहा नहीं। कहता कि नहीं, यू शुड इनवाइट हिम। अब जब उसने मुझे इनवाइट कर दिया, ये मतलब है। अब हम कैबरा मेटा में निक ग्राइनर का फंक्शन था। मैंने एक पटिशन तैयार की थी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा प्रीमियर कि तुम कहते हो कि हर हर जो रिलीजन है उसको वर्शिप का राइट है, तो ये टर्किश कम्युनिटी की बंद कर दी गई है। तो आई वांट यू टू गिव देम अ रिप्लेसमेंट। उसने मुझसे वादा किया कि आई एम गोइंग टू। उन दिनों में आग लगी थी न्यू कासल की तरफ, यहाँ फ्लड था। कहते हैं मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ एंड आई विल रीड योर पिटीशन देयर। अच्छा। मैंने कहा ये पार्लियामेंटेरियन हो सकता है, ये भूल गए। उसके बाद मुझे तकरीबन एक मंथ हुआ। उसके बाद मुझे मिनिस्टर फोर्टियो उसका नाम था, उसका वो कहता है डॉक्टर सरफराज, ये जमीन जो तुम लेना चाहते हो बॉनी लीग में, ये तो कमर्शियल है, इसकी कीमत 1 मिलियन है। अच्छा। आई डोंट थिंक दे कैन। उसकी जोनिंग जो, मैंने कहा अगर मैं जोनिंग चेंज करवा लूं, कहता है यू कैन ट्राई। मैं फिर फेफेल काउंसिल के पास गया, मैंने कहा ये जोनिंग चेंज कर दो। उन्होंने लिख दिया इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिटी पर्पस। ठीक मैं है। फिर मिनिस्टर को कहा अब तो ये, एंड ही वाज फोर्स्ड टू एलोकेट टू। सो वो फिर मॉस्क मुझे जो वहां वो टर्किश कम्युनिटी का वो मॉस्क अभी भी वही है? अभी भी किया, बिल्कुल। फ्लरिश कर दी। माशाल्लाह। और उसकी और कीमत उन्होंने $1 a year, $1 a year? 99 year लीज। वाह, आपका सदका जारिया है ये। और उन्होंने लेकिन आपने मुझे मुझसे ऑनरेरी आपने प्रेसिडेंट बनाया हुआ उसमें। सो डॉक्टर अली, जैसे आपने टर्किश कम्युनिटी के लिए उनकी मॉस्क के लिए लैंड लिया था, सो आपने मुझसे शेयर किया था कि आपने कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी कोई लैंड लेकर दिया था और फिर वो कुछ हुआ उसके साथ। सो वो किस्सा कुछ शेयर करें हमसे। कि जब मैंने टर्किश कम्युनिटी को लैंड लेके दी, तो मुझे एक डॉक्टर मदनी थे, वो भी एसोसिएशन में साथ थे। वो मुझे कहने लगे कि आप हमारे लिए कुछ नहीं आप लोगों ने, हमारे लिए भी लेके दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आई विल ट्राई। तो बहरहाल वो हालात अच्छे थे। मेरा दोस्त ही था क्रेग नॉल्स जिसका नाम था, तो वो उन दिनों में ये मिनिस्टर था वो लैंड एंड एनवायरनमेंट का। अच्छा। उसने फिर मुझे कहा, मुझको उसको पता था मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने स्पेशल तौर पे एक पार्क को रीजोन किया और उसमें तकरीबन 2.5 एकड़ जो थी ना लैंड, वो दे दी कम्युनिटी यूज के लिए। उससे और ये पहले कहाँ उसने पे कहा था था, लैंड? ये रूटील में, अच्छा, रूटी हिल में। डनमैन रोड है, तो उसके ऊपर थी। तो उससे पहले उसने मुझे कहा कैम्बल टाउन में भी जगह है,
वहाँ मेरे पास काफ़ी है, अगर चाहो तो। फिर मैंने वो रिफ्यूज़ कर दी क्योंकि वहाँ कम्युनिटी ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद जब उसको बनाने का टाइम था, तो अब ये मतलब है फंड रेज़िंग करनी थी, जो कि नहीं हो सकी। फिर क्या नाम है, एक दिन वो कुछ टर्किश इमाम थे, वो मेरे पास आए कि अगर आप लोग नहीं डेवलप कर रहे तो हमें दे दें। ठीक। तो मैंने कहा भी ये क्या नाम है, हम नहीं दे सकते, पाकिस्तानी कम्युनिटी की लैंड है, क्योंकि उनको पता था डेवलप नहीं कर रहे ये लोग। फिर हम्म। मैं यूटीएल मास के पास गया, उन दिनों में डॉक्टर जिया खान था। मैंने उसको कहा कि देखो ये जमीन है, जाया चली जाएगी तो आप लोग ले लें, यहाँ हाल वाल बना लें। उधर भी मुझे कुछ खास नहीं हुई। सही। इतनी देर में एसोसिएशन का टाइम खत्म हो रहा था, तो मेरे पास जो दूसरे लोग थे वो आ गए, कहने लगे जी आपने अपने नाम लगवा लिया वो जमीन प्राइवेटली। मैंने कहा यार एसोसिएशन की जमीन है, वो मेरे नाम नहीं हो सकती, क्या आपने सिखों को दे दिया है? हाँ, सिखों ने मुझे ये कहा था कि हम पंजाब हाउस बनाते हैं, मिल गए। तो ठीक। मैंने उन्हें भी रिलीज कर दिया था। तो आपने जनाब अली टर्कों को दे दिया है। अब मैंने कहा यार मतलब है आप पेपर हमें दे दें। मैंने कहा पेपर ले जाओ, ले जाओ पेपर। उसके बाद टाइम खत्म हो गया इतनी देर में, तो पेपर लेके गए, दे कुडंट डू मच। तो वो लैंड चली गई, गवर्नमेंट रिपोजेस्ड। अब फिर अच्छा, कहने क्योंकि लगे उसको यूज नहीं भैया, किया। हाँ कि आप फिर हमें लेके दें वो जमीन। मैंने हम्म। फिर गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो गवर्नमेंट कहने लगी वो जमीन हाउसिंग में आ गई है अच्छा। एंड इज वर्थ लॉट ऑफ मनी। हम्म। तो मतलब वी कांट गिव यू दिस टाइम। तो कम्युनिटी ने एक बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, क्योंकि वहां तो काफी सारे पाकिस्तानी हैं रूटी हिल जी, में उस मॉस्क की वजह से। सो अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके करते तो एक हॉल भी होता या और कम्युनिटी सेंटर भी वहां बन सकता था। बस ये चीजें पता है कुछ टाइम होती है, कुछ टाइम होता है चीजों का। तो अब फिर मुझे कह रहे हैं जी कुछ करें, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा देखो, किस्मत की बात है। हाँ, तो मैं बात हूँ आपके अवार्ड्स की तरफ। आपको जी, सेंटनरी मेडल भी मिला, और फिर आपकी नॉमिनेशन भी हुई ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2008 के लिए। जी। सो वो शेयर करें, वो कैसा सफर रहा, कैसे नॉमिनेशन हुई, कैसा प्रोसेस रहा। और मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि एक पाकिस्तानी को भी वो मेडल मिला गवर्नर जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन आपका वो सफर और वो जर्नी कैसी रही? जी, वो सफर और जर्नी अच्छी थी। ये जब कैब्रामेटा का मैं अपना व्हेन आई वाज रेजिंग द इशू, तो एक फंक्शन हुआ था कैब्रामेटा बॉलिंग क्लब में। उसमें फेडरल मेंबर थी, जूलिया ओवन उसका नाम था, पुलिस कमिश्नर था, और काफी लोग थे। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा। तो अब ये चूंकि वो ड्रग प्रॉब्लम काफी रेज हुआ था कैब्रामेटा में, तो वो पुलिस वाला कहने लगा जी बात ये है कि ये अब ड्रग प्रॉब्लम जो है खत्म हो गया है। तो उसके बाद वो जो जूलिया ओवन थी, उसने मुझे कहा कि भाई डॉक्टर सरफराज यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, और इतने सालों से तुमने कम्युनिटी की खिदमत की है, तो जिसमें जब पाकिस्तानी या मल्टीपल नेशनैलिटी है, तो आई एम नॉमिनेटिंग यू फॉर द अवार्ड, अच्छा। बाइसेंटेनियल अवार्ड। तो उसके बाद मुझे फंक्शन में बुलाया गया,
and I was decorated with that medal. वाह, जबरदस्त। सो कैसी फीलिंग कैसी थी आपकी? एक नए मुल्क में आप आए, सब छोड़ छाड़ के, और इतना टफ टाइम देखा, और फिर इतना प्रेस्टिजियस मेडल भी मिले। सो कैसा फील कर रहे थे आप उस मोमेंट पे, और जब आपको स्पेशली उन्होंने बताया कि वो आपको नॉमिनेट कर रहे हैं? जी जी, वो नॉमिनेट तो जब बताया उस वक्त तो नहीं, जब एक्चुअली वो पक्का ही उन्होंने मुझे कॉल किया तो देन आई वाज रियली ग्लैड के मतलब है उन्होंने मेरी सर्विसेज जो है उसका मैंने सिला दिया, विच मेरी मेरे मुल्क ने तो मुझे, दे ब्रॉट मी अप, दे फेड मी, दे एजुकेटेड मी, बट मुझे ऑनर जो बाद में मिली वो एक और मुल्क में मिली, एंड आई एम ग्रेटफुल ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी जिंदगी है पुरसुकून, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेस। मैं आपको अब, फिर आपने मुझसे जिक्र किया था कि आप कुछ अरसे के लिए यूएस भी गए, वहां जाके रहे, और ब्लैक लाइव मैटर्स के साथ भी आप एसोसिएटेड रहे। तो उस वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और हम यहाँ चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हमें तो उसके बारे में इतना पता नहीं है। तो ये कैसी मूवमेंट है, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं ये लोग? ये मैं इस मूवमेंट से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मैंने जाकर वहाँ की मेंबरशिप ली थी उनकी। उनका जो हेड है वो जेसी जैक्सन है, जी। जो कनाडा बड़ा मशहूर है, और उनकी पार्टी है उधर ही शिकागो में, नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर ओबामा लिव्स। अच्छा। तो मैं उधर गया था, तो वहाँ जेसी जैक्सन भी था। तो मैंने कहा भाई, ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनी लोगों ने से ऑस्ट्रेलियन ने गवर्नमेंट ने माफी मांगी है। व्हाट हम्म। दे डिड टू देम, उनके बच्चे अगवा किए, उनके साथ जो जुल्म दे मर्डर्ड देम, व्हाटएवर दे डिड। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनसे माफी मांगी है, हम्म। और दे गेव देम द राइट्स फॉर द लैंड, एंड दैट वाज वेरी नाइस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। हम्म। मैंने कहा आप लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। यू वर कैरिड एज ए मतलब स्लेव्स, यू वर शैकल्ड इन द शिप्स, हम्म। तुम्हारे बच्चे तुमसे छीने गए, तुम्हें जनाब अली फोर्सिबली काम करने पे लगाया गया, दे टॉर्चर यू, तुम्हारी औरतों के साथ ज्यादती की उन्होंने, और तुम्हारी ताकि जनरेशन ना पूरे औरतों की जबरदस्ती स्टरलाइजेशन की। हम्म। मैंने कहा they should apologize, you got a case against them। उसकी आंखें खुल गई। he says Dr. Safraz, I want to talk to you before again, क्योंकि उस वक्त कुछ आदमी थे उसके साथ। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ देर से बात करना चाहता हूँ। ठीक। और मैंने कहा ठीक है। कहता है गिव मी रिंग ऑन दिस नंबर, क्योंकि मैंने उसे यही कह रहा था कि यू शुड टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हम्म। यू गॉट ए सॉर्ट ऑफ केस। और वो कहता है कि ठीक है जी, मैं ही वांटेड टू टॉक टू मी मोर। फिर मैंने कहता है ये फोन नंबर है, मुझसे बात करो। वो मैंने उसे फोन किया, उसने फोन का आंसर किया। कहता अभी तो मैं बिजी हूँ, तो गिव मी अनदर टाइम। तो फिर मैं कुछ मुझसे भी थोड़ी सी यू नो अपना सुस्ती हो गई। फिर मैं इधर आ गया, आई कुडंट कम्युनिकेट टू हिम। तो मेरा ख्याल था कि वो मूवमेंट में चलवा के जाऊं, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूं उनकी, क्योंकि वो करते हैं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उधर, वो एक जज उनको सिखाता था हाउ टू मेक ए स्पीच। अच्छा।
बल्कि मैं भी उधर ही था। तो हाल में ही उसने पहले मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कुछ थोड़े से मतलब नर्वस थे स्पीच करने में, तो उसने मुझे बुलाया, कहता है कि यू गिव ए स्पीच ऑन हम्म। सर्टेन टॉपिक। तो फिर मैंने उन्हें स्पीच में बताया हाउ आई केम टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैड ओनली 20 पाउंड्स एंड वन सूटकेस एंड आई हैव स्ट्रगल्ड ओवर द इयर्स। और आज मेरे पास अगर plenty of suitcases, I got some property, I got some land, I got some cash, और I'm मतलब is very well settled in this country। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्या नाम है, कहते हैं लुक एट दैट एंड यू। तो उनको भी थोड़ी सी encouragement हुई मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, और फिर ही kept teaching them। और ये जब टीच करते हैं बच्चों को, फिर कुछ उस थोड़ी पहली दफा तो कुछ थोड़े से मेरे ख्याल में 20-25 आदमी होते हैं जिनके सामने ये स्पीच करते हैं। उसके बाद दे कर अबाउट 1000 पीपल एंड दे मेक देम स्पीच देयर, दे गिव देम वाह। अ टॉक। और फिर ये जब इलेक्शन होता है इनका, तो दे कॉल ऑल डिग्नेटरीज। बल्कि लास्ट टाइम बाइडेन भी था, उधर था। अच्छा। तो वो बच्चे उसके सामने स्पीच करते हैं एक सब्जेक्ट पे। दे आर डेवलपिंग देम टू बी फ्यूचर पॉलिटिशियंस। फ्यूचर लीडर्स। बिल्कुल, ये तो ये बहुत हम जबरदस्त। ये हम लोगों में नहीं है। और फिर वो क्या नाम है, और बड़ी एक्टिविटी कराते हैं वो, रोबोट बनाना सिखाना, और क्या नाम है वो मल्टीपल एक्टिविटी थी जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम्म। आई विश कि हम भी एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को इसी तरह से अपस्किल करें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, कि वो फाइनेंशियल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, हर जगह पे कम्युनिटी वाइज एक मेजर रोल प्ले करें। लेकिन लगता है कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक कोने में आइसोलेट होके बैठे रहें, ना कि मेजर कोई रोल प्ले करें ओवरऑल कम्युनिटी में। बट आई होप चीज़ें बदल जाएंगी। हाँ, अ, तब साहब में मेरा ख्याल है कि ये एक तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट आर प्रायोरिटीज, और दूसरी हम बच्चों को किस किस्म की ट्रेनिंग और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। हम्म। हम मतलब हम जो भी इधर आए हैं, हमारा मेन चीज यही है कि पैसे कमाना और ये वो हैव ए गुड लाइफ, गुड हाउस और ये वो। लेकिन दोनों तकरीबन काम करते हैं, बाप भी माँ भी। ये दे और बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि उनकी जो क्या नाम है वो क्या थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाए इस मामले में। प्रॉपर मोस्टली अपब्रिंगिंग हो सके। मोस्टली मैंने देखा बच्चे क्या नाम है, जब वो सीनियर लोग बैठे होते हैं तो वो बैठना नहीं चाहते उनके साथ। हम्म। वो जो कि हम लोग नहीं किया करते थे। वी वांटेड टू सिट विद द एल्डरली टू लर्न, बिल्कुल। बिकॉज़ यू लर्न फ्रॉम देम। लेकिन ये बच्चे, उनका अपना ही माहौल होता है, और ये अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं। दे थिंक डिफरेंटली देन वी थिंक। और ये बिल्कुल। बड़ी चीज मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम्म। they got the experience, they might have bookish knowledge और वैसे ही है, but they haven't got the experience। और रियलाइज उनको करेंगे ये जब वक्त आएगा, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। लेकिन आपने आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो मैं इस गुफ्तगू को इस अपने आखिरी सवाल के साथ आपसे वो ख़त्म करता हूँ कि जो मेरे जैसे पाकिस्तानी हैं जो अब आए हैं थोड़े अरसे पहले और सेटल हो रहे हैं और अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी को जब देखते हैं और आप माशाल्लाह आप अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो आप हमारे लिए क्या एडवाइस या क्या सजेशन देंगे कि हम क्या करें कि हम जहां तक आप लेके गए कम्युनिटी को, हम उसको उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें? ऐसी क्या 2-3 चीजें हैं जो हम करें? मैंने ये देखा है कि हम जो now whether I should say Muslims of all countries or Pakistani, हम लोगों ने कुछ जो चीजें हैं जिनमें हमने क्या नाम है ज्यादा प्रोब नहीं किया,
वो एक तो हम लोग ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की यहाँ की, क्योंकि अब ज्यूज की स्टोरी सुनाता हूँ। ज्यूज जो है उन्होंने अमेरिका कंट्रोल करता है। देयर राइट और रॉन्ग, गवर्नमेंट गोज विद दैट। कोई भी अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं हो सकता जबकि वो तब तक के वो जाके जनाब मेरी होमेज ना करे इसराइल में, या इसराइल की जो लॉबी है APIH उसके सामने स्पीच करे कि व्हाट ही विल डू फॉर इसराइल। बिल्कुल। हम लोगों ने वो मतलब है ठीक है, हमारा पाकिस्तान तो चलो पुअर है, लेकिन कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, गल्फ, दे हैवंट इन्वेस्टेड टुवर्ड्स दैट। उन दिनों मतलब मैं ये देखा था कि पीपल गिव लॉट ऑफ मनी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को। और मैं ऑस्ट्रेलिया में भी मुख्तलिफ फंक्शनों पे गया हूँ। जब मैं लिबरल पार्टी के फंक्शन में गया, उधर भी मैंने देखा कि कोई फर्म जैसे कोका कोला या कोई इस तरह की जो है, दे आर देयर एंड दे हैव डिनोटेड दैम। मैं लेबर पार्टी के गया, उधर भी डोनेशन उसी कंपनी को व्हाटएवर XYZ को देखा, उधर भी डोनेशन किया। और उसको मतलब ये होता है कि जो भी आइदर यू बाय द पॉलिटिशियंस और you sort of have such a strength कि you can dictate them। हमारे पास मुस्लिम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जैसे हैं, वो तो मतलब है ना, इट्स फाइनेंशियली दे आर सो गुड, और ना ही क्या नाम है वो पॉलिटिकली इन्फिल्ट्रेट कर सके हैं, यहाँ भी या अमेरिका में भी। मैंने अमेरिका में पाकिस्तानी से पूछा कि वो आप लोग तो इतनी देर से आए हैं, why you haven't you know ओ जी हम मस्जिदों को चंदा देते हैं, बस हमारे लिए और पैसे आते नहीं, हमने कभी कंट्रीब्यूशन नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और ना ही ज्वाइन किया है। हम लोग जो हैं वो ज्यादातर वोट दे के दूसरी पार्टी को जिताते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है इकट्ठे होने में, नॉट इंडिविजुअल। हम देखें, आप भी जाते हैं वोट डालते हैं, लेबर को, लिबरल को, मैं भी जाता हूँ वोट डालते, लेकिन अगर हमने किसी कम्युनिटी के लिए काम करना है तो दे काउंट अस एज वन पर्सन हु केम टू मी। वी हैवंट गॉट अ प्लेटफॉर्म जिस पे जाके हम कहें कि मेरे पास इतने हजार आदमी हैं और वी वांट दिस एंड दैट। इसमें हम लैक करते हैं। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं पॉलिटिशियन से, इसी के ये तो अकेला आदमी है और उसका मजा, लेकिन जब वो देखता है कि इसके पीछे थाउजेंड ऑफ पीपल आर देयर, वो आपका ख्याल करता है। as one group। so मैं आपसे जो मैं जो इसको सम अप कर रहा हूँ वो ये कि हमें शायद जो नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत है, और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तानी इस चीज को शायद लीड कर सकें। आई थिंक हम केपेबल हैं लीड करने के, कि हम जो ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम कम्युनिटी है इसको कंबाइन करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और पॉलिटिकली एक्टिव हों, चाहे हम उसमें फंडिंग करें या उनसे बात करें, इन्वॉल्वमेंट करें, खुद लड़ें इलेक्शन, लेकिन हम पॉलिटिकली प्रेजेंट हो वहां पे, ताकि हम खुद अपना केस लड़े, ना कि हम डिपेंड करें किसी और पे कि वो हमारे केसेस लड़े और हम सिर्फ अपनी मस्जिदों तक ही कैद होकर रह जाए। मैंने ये जो पिछली गवर्नमेंट थी लेबर की, उसमें मुझे अपॉइंटमेंट किया था सब कॉन्टिनेंटल
एडवाइजरी कमेटी टू द मिनिस्टर कैनबरा में। उसमें यही था, मैं था और कुछ इंडियन थे, और उसका काम ये होता था कि मिनिस्टर को एडवाइज करना डिफरेंट मैटर लाइक ट्रेड, एजुकेशन, इमिग्रेशन, इस तरह के कुछ सब चीजें थी जिनके लिए आपको यू हैव टू गिव सम प्रपोजल। और वहाँ मतलब है हमारा सिर्फ एक दफा मैं वहां से ही उठ के तो पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया। उन दिनों में एम्बेसडर थे अब्दुल्ला मलिक। जो डॉक्टर साफर, मैंने कभी मेरी इस तरह से यहाँ ड्यूटी लगी हुई है पार्लियामेंट में, आई हैव टू कम 4 times a year, और मिनिस्टर के साथ हमारी होती है गैदरिंग एंड वी हैव टू गिव देम सम एडवाइस। तो हम कुछ करते हैं, कुछ चीजें वो मान लेते हैं, द वे वी टेल देम टू डू दिस, ट्रेड के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इमिग्रेशन के बारे में। तो हमारा सिर्फ राय होती है उसमें, और हमसे ये पहले उन्होंने लिखवा के लिया था कि वी विल नॉट, इसको हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं करेंगे। यूज नहीं करेंगे। लाइक आई वांट टू गेट समबडी इमिग्रेटेड, तो उसको ये नहीं मैं प्रेशर डालूंगा। फेडरल पुलिस से मुझे पहले अपनी वो देनी पड़ी थी। इस तरह की चीजें थी। अब एक दफा इंग्लैंड की बात है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उन दिनों में ये टोनी ब्लेयर था। अब यूज ने कहा कि हमने अमेरिका में तो हमारा बड़ा अच्छा कंट्रोल है, होल्ड है, वी आर नॉट दैट गुड इन यूरोप। तो एक जूस था वहां, उसने ऑफर किया टोनी ब्लेयर को, आई विल डू योर फंड रेजिंग। सही। देखो, और उसने इतना अच्छा फंड रेजिंग किया कि उसने उसको एडवाइजर बना दिया मिडल ईस्ट का। वाह। हम लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो हम कोई दूर सोचते नहीं है, या पता नहीं हमारे कुछ, क्या नाम है, इस तरह का मतलब है, काम नहीं किया हमने, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, या हमें कॉन्सिक्वेंस का पता नहीं। हम सिर्फ यही है, कोई काम होता है तो ठीक है, वी गो अलोन, वी आर नॉट यूनाइटेड। तो आपको पता ही है कितनी मशरूम्स यहाँ डेवलप हुई हुई हैं एज एसोसिएशन। हर आदमी जो है वो कहता है कि ही वांट्स टू बी एन इंडिविजुअल। मुझे एक बिल्कुल। दफा, मैं टर्किश का बॉडी मास्क का ऑनररी प्रेसिडेंट हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साफराज, यू हैव सो मेनी डॉक्टर्स इंजीनियर्स लिस्टेड एंड यू हैव नॉट गॉट एनीथिंग। मैंने उसको कहा, मैं हंस के मैंने जवाब दिया, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बिल्कुल। ये हमारी कौम का अलमिया है। डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच थैंक्स वेरी मच। आपके वक्त का, और सारी बातों को इतनी तफसील में हमसे शेयर करने का। आई एम श्योर मैंने तो थरली इसको एंजॉय किया, और मैं हर बात पे, हर चीज़ पे ये सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या चीज़ें डिफरेंट कर सकता हूँ। एंड आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, कि हम कैसे कंबाइन होके और इस जर्नी को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएं जहां तक आप लेकर आए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ख्यालात का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे इतनी देर मेरे साथ बैठ के बात करने का। थैंक यू वेरी मच। Thank you. It was anyhow. Thanks very much for having me on, and appreciate it. इट्स एन ऑनर And फॉर मी। hope so. I've told you everything what was in my life. और क्या नाम है, यही है कि लाइफ में इतने इंसिडेंट्स होते हैं। आई हैव सीन वेरी क्लोजली टू द लाइफ, और मैंने कुछ देखा है मरीजों को, दे वर होल्डिंग मी एंड दे कफ ऑल द ब्लड दे हैड, 5 liters, and they died in my arms. और मैंने लाइफ को इतनी नजदीक से देखा है।
तो आई सॉर्ट ऑफ समटाइम आई रियलाइज के मतलब है लाइफ को मैंने वेस्ट नहीं किया, आई कंट्रीब्यूटेड टू बेशक। ऑस्ट्रेलिया, टू द कम्युनिटी। और मैंने सबसे ये ख्याल किया कि हमारी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा जरूरत है हम जैसे लोगों की। एंड वी थैंक यू फॉर दैट, वी थैंक यू फॉर ओके, दैट। थैंक और यही रीज़न है कि मैं सोचा कि आपसे इंटरव्यू करूं और हम इससे इंस्पायर हों और आगे लेके जाएं। सो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, यू। ओके, और ऑल द इंशाल्लाह आपसे बेस्ट। मैं वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई किसी और टॉपिक पे ज़रूर बात करता रहूँगा। ओके जी, नो नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, थैंक थैंक यू। यू जी। ओके, ऑल द बेस्ट। सो जी, आपने सुना, ऑफ कोर्स अभी हमने सारी बातें नहीं की बिकॉज़ इतनी लंबी जो है वो एक कहानी है, एक दास्तान है, उसमें बेतहाशा मोड़ हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं। लेकिन जो चीदा-चीदा बातें थी, जो कुछ बातें मैं चाह रहा था कि मैं हाइलाइट कर सकूँ और उनकी बातें आप तक ला सकूँ, वो मैंने कोशिश की है आप तक लाने की। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कौन-सी बात आपको समझ आई, कौन-सी बात पे आपको कोई कुछ और सवालात हैं, कुछ और क्वेश्चन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुसलसल इनसे फ़ॉलो-अप कोई और प्रोग्राम करूँ और डॉक्टर अली से कुछ और टॉपिक्स पे बात करूँ, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगा। अ, बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। लंबा प्रोग्राम था, लेकिन आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। अगले इतवार को इंशाअल्लाह इसी वक़्त पे फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और महफ़ूज़ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।